फिर उस खुशनसीब का नाम तो बता दे। मिस्टर पैत्र, माय गॉड, मैंने तुझे कहा था, यू विल बी शॉक्ड। एकता को याद आया कि अभी उसके भाई ने बताया था कि वीरा की एक किताब अमेरिका में छपी है। एकता का मन वीरा के लिए भर आया। चुप हो गई है कि सोच रही हूँ कुछ चेहरे कैसे होते हैं जिन्हें एक बार देखने के बाद कुछ देखा ही नहीं जा सकता। क्या मतलब? उस पायलट में तुमने पता नहीं क्या पाया था वीरा, जिसने कुछ और पाने की जरूरत ही न रहने दी। यह बात नहीं है कि जरूरत का वक्त चुकता कब है, और फिर असली जरूरत का वक्त तो अब आया है बाद में। मैं तो मुश्किल से 18 बरस की थी जब वह। फिर यह सब कुछ क्यों वीरा? तू कभी कुछ क्यों नहीं चाहती? जिस दुनिया में इंसान की कीमत कम हो चीजों की ज्यादा, वहाँ कोई कुछ चाहे तो क्या चाहे, यही सोचती रहती थी। अब भी सोचती हूँ। यही समझने के लिए मैंने लिखना शुरू किया था, यही समझने के लिए लिखती रही हूँ। कौन सा इंसान, कौन सी चीज वीरा? तुझे पता नहीं, मुझे भी बाद में पता लगा था। जब एयर क्रैश हुआ था, वह सिर्फ जख्मी हो गया था, बच सकता था, पर उसे बचाया नहीं गया। उसकी माँ सौतेली थी, वह बच जाता तो उसके हिस्से की जायदाद। माय गॉड, यह सब कुछ इतना भयानक है कि मैं मौत को भूल सकती थी, पर इस बात को कभी नहीं भूल सकती। जिस दुनिया ने 10, 20 या 50 हजार के खातिर उससे नहीं बचाया, मुझे उस दुनिया से क्या लेना है? पर वीरा, हाँ, दुनिया सिर्फ एक औरत का नाम नहीं, इस सब के पीछे एक औरत का गुनाह है। पर वह औरत गुनाह दिखती चीज है, वह जुर्म दिखती चीज नहीं। पर वह किसमें नहीं एक की, सिर्फ कम या ज्यादा मात्रा का सवाल है। हाँ, जो सब कुछ के अर्थों में उतरने लगी तो कुछ अर्थों में जब इंसान उतरने लग जाए तो यह नहीं हो सकता कि कुछ दूर उतरकर खड़ा हो जाए। जिंदगी को देखने के बाद शायद इसी जगह पर पहुंचते हैं जहां तू पहुंची है। पर क्या की यह है कि एक बार तू जिंदगी देख लेती, फिर चाहे इसी जगह पर पहुंच जाती। जिंदगी मैंने देखी है कि, पर जो नहीं देखी उसका कोई पछतावा नहीं। सच वीरा, तू ऐसा सोचती है? बिल्कुल सोचती हूँ। एक बार की बात है, बड़ी छोटी थी, अपने पापा के पास बैठकर स्कूल का कोई लेसन कर रही थी। पापा अपने एक दोस्त से बात भी कर रहे थे, मुझे पढ़ाते भी जा रहे थे। पता नहीं क्या बहस था, पर पापा का दोस्त कह रहा था, इंसान कितना ही तगड़ा हो, सब्र से 29 दिन तो काट लेता है, पर आखिर 30वें दिन वह टूट जाता है, पछता जाता है, और 30वां दिन हर महीने में जरूर आता है। मैं स्कूल की किताब परे रखकर बोल उठी थी, चाचा जी, फरवरी में 30वां दिन नहीं आता। सब हंस पड़े थे। उस दिन उन्होंने हंसी में मेरा नाम मिस फरवरी रख दिया था, पर आज सोचती हूँ असल में यह नाम तेरा होना चाहिए। तेरी मेहरबानी एकता। अब अपने मिस फरवरी को मिलने कब आएगी? इस वक्त रात न होती तो अभी आ जाती। सवेरे सवेरे आऊंगी, तेरे कॉलेज जाने से पहले। सवेरे के चाय का प्याला तेरे हाथों पीऊंगी। सुबह सुबह एकता जब वीरा के छोटे से बंगले जैसे घर पहुंची तो उसने फाटक के पास खड़े वीरा को पहचान लिया। वह सामने बाग के पास लगे फूलों को पानी दे रही थी। फाटक के पास पैरों की आहट से वीरा को भी एकता के आने का आभास दे दिया था। उसने फाटक के पास खड़ी एकता की तरफ देखा था, पर उसके देखने से एकता को एक अजीब ख्याल आया कि वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसको लांघ के उससे परे देख रही थी। एक बार एकता ने चौंक कर पीछे देखा, पिछली तरफ, जैसे वीरा जिसकी ओर देख रही थी वह एकता से परे था। परे कहीं कुछ नहीं था, और एकता को लगा जैसे वीरा वर्तमान को नहीं देख रही थी, वर्तमान की उस आखिरी हद को देख रही थी जहां वर्तमान की हद खत्म होती है और भविष्य की हद शुरू होती है। मुझे तूने पहचाना नहीं? एकता ने फाटक के पास आती वीरा से कहा। तुझे रात को फोन पर न भी बात की होती तो भी पहचान जाती, पर आज अभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तू मेरे तरफ नहीं, मेरे से परे देख रही है। परे? पता नहीं कहाँ। तूने मुझे कल रात मिस फरवरी कहा था, फिर मैं पता नहीं अपने या तेरे से परे मार्स को देख रही होंगी। 30वें दिन को लांघे बिना। सचमुच तू वही वीरा है। मुझे डर था तू शायद बदल गई होगी। एकता की आवाज आत्मीय हो गई और उसने आगे बढ़कर वीरा को बाहों में ले लिया। वीरा जब एकता को अंदर कमरे में ले गई
एकता को सारा कमरा वीरा के अस्तित्व का हिस्सा लगा। वीरा के ख्यालों की तरह बड़े ही सलीके से सजा हुआ किसी भी चीज को देखने से उसके ज्यादा मोल का ख्याल नहीं आता था। सिर्फ उस रुच का एहसास होता था जो हुनरी भी थी, सादा भी और संजीदा भी। एक दीवार पर असम की बनी हुई बड़ी प्यारी सिरकी लगी हुई थी। उसके आगे एक दीवान था जिस पर वाते काम का खद्दर का गिलाफ था। इस दीवान पर एक गोल तकिया था जिसके एक किनारे चांदी के घुंघरू बंधी हुई थी। कमरे में किताबें बहुत थी, पर इस तरह रखी हुई थी कि बहुत होने का बोझ आंखों पर नहीं डालती थी। पत्थर के 2 तिकोने प्याले थे जिसमें कुछ ताजा फूल पड़े हुए थे और उनके नीचे चौकियों के नाम पर जो कुछ था वह किसी पेड़ के तने से कटे हुए 2 बड़े टुकड़े थे। वीरा, तू अब तक बिल्कुल अकेली? बात अभी एकता के होठों पर थी। वीरा हंस दी। कुछ अकेले होते हैं जो अकेले चलते हैं, कुछ हमेशा किसी के साथ रहते हैं फिर भी अकेले होते हैं। मैं पहले लोगों में से हूँ, तेरा मुझे पता नहीं। मैं दूसरे लोगों में से हूँ, एकता ने धीरे से कहा, पर मुस्कुराकर। न मुस्कुराती शायद अच्छा था, क्योंकि मुस्कुराने से उसका मुंह बहुत उदास दिखने लगा था। तू खुश नहीं एकता? अकेलेपन की तरह शायद दर्द भी 2 तरह का होता है। एक उस इंसान का दर्द जो कभी खुशी की तलाश में कहीं न जाए, जिस तरह तुम। एक उस इंसान का दर्द जो खुशी की तलाश में घर से निकला हो, 10 साल इसी तलाश में चलता रहा हो और फिर उसे पता लगे कि वह कहीं भी नहीं पहुंचा है। यह मैं हूँ। केतली में से प्याले में चाय डालती वीरा ने एक बार एकता की तरफ देखा, ऐसे जैसे वह एकता के जख्म को देख रही हो। कहा, कुछ नहीं। फिर चाय पीते हुए धीरे से कहा, यह बात नहीं एक कि मैं खुशी की तलाश में कहीं नहीं गई। बड़े लोगों से मिली हूँ। लोग एक बहुत बड़ी किताब की तरह होते हैं, पर किसी वर्णे को पलटते हुए यह नहीं लगा कि मैं किसी वर्णे की इबारत को ढूंढ रही थी। बहुत तो ऐसे होते हैं कि एक पंक्ति पढ़ो तो वरना पलट दो। कहीं कोई पंक्ति अच्छी भी होती है, पर एक आधी पंक्ति के लिए। वीरा ने फिरका बीच में ही छोड़ दिया और हंस दी। कहने लगी, इस मेरी फिलॉसफी को तो मेरे तक ही रहने दे। तेरी बड़ी हिम्मत है वीरा, सिर्फ इतनी कि वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे भुलावे में से गुजार देती है। नहीं तो मैं आज किसी भुलावे में जरूर खड़ी होती। भुलावे तो खैर वक्त पाकर दूर भी हो जाते हैं, बहुत जिद्दी नहीं होते, पर उनकी छोड़ी हुई निशानियां बहुत जिद्दी होती हैं। भुलावे उतर भी जाएं, वह तब भी कायम रहती हैं। निशानियां, ये निशानियां ही होती हैं। हाथ में पड़ी हुई अंगूठी, मांग में पड़ा हुआ सिंदूर या कचहरी में पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। हाँ वीरा, तेरे मुंह पर पड़ी हुई सोच की लकीरें मैं देख सकती हूँ कि ये लकीरें भी निशानियों की तरह शायद बहुत जिद्दी होती हैं। मैं निशानियां भी भुगत रही हूँ और लकीरें भी। एकता ने हाथ की हथेली से अपने माथे को छुआ, बाईं तरफ माथे पर लटक आए बालों को अंगुलियों से परे किया और उसके मन में एक कसक सी उठी कि जो कहीं माथे में उभर आई सोचे और उनकी लकीरें भी उंगलियों से पकड़कर परे की जा सकती। और फिर एकता ने अपने हाथों को गौर से देखा, मुट्ठियों को खोलकर और खींचकर, और फिर जब अपनी आंखें ऊपर करके वीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी परेशानी थी। कहने लगी, इन हाथों की पकड़ में जो कुछ आता है वह अपना क्यों नहीं होता? और फिर अपने सवाल की परेशानियों को आप ही टालती हुई अपनी उंगलियों के दरारों में से झांक कर कहने लगी, छोटी थी, किसी ने मेरी अंगुलियों में पड़ी दरारों को देखकर कहा था, तेरे पास पैसा नहीं जमा हो सकता, जब भी जमा होगा खर्चा हो जाएगा, अंगुलियों की दरारों से बह जाएगा। सो पैसे का भी कोई कसूर नहीं और किसी का भी नहीं, इन मेरे हाथों में ही कुछ नहीं जमा हो सकता। वीरा ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ धीरे से एकता के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। एकता को याद आया, वीरा हमेशा ही बड़ी चुप होकर दूसरे की बात सुनती थी, तब भी जब छोटी होती थी। पर बात करने वालों को जो तसल्ली वीरा के सामने बात करके होती थी, वह और किसी के सामने करके नहीं। वीरा जैसे बात को सुनती नहीं थी, पीती थी, फिर वह सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से भी सुनती थी। और बात सुनते हुए जब दूसरे का हाथ या कंधा धीरे से छू लेती थी, तो दूसरे को लगता था कि वह हाथ के पोरों से भी सुनती थी। कॉलेज के दिनों में एकता कई बार वीरा को कहती थी, तू लड़की है कि स्याही चूस,
बात को इस तरह पी जाती है कि फिर बात ही खत्म हो गई लगती है। अभी एकता ने हंसकर बीरा को वही उसका पुराना नाम लेकर बुलाया, स्याही चूस, और फिर कहने लगी, तेरा भेद मुझे पता लग गया है कि तूने किस तरह अपना नावल लिखा होगा। तेरे पात्रों के मन जरूर तेरे आगे खुल पड़े होंगे और तूने स्याही चूस की तरह उन्हें चूस लिया होगा। और मेरा मन? वीरा हंस पड़ी। सबसे बड़ा स्याही चूस मैं अपने मन के लिए हूँ। माँ से मिली विरासत की जो जायदाद एकता के हिस्से में आती थी, वह थोड़ा सा सहारा जरूर थी, पर गुजारा नहीं था। कोई नौकरी ढूंढने के लिए एकता कितने दिनों से सोच रही थी। भाई के लिए अपने कारोबार में एकता के लिए जगह बनानी कोई मुश्किल नहीं थी, पर वह सोचती थी कि वह अपने पर अपने विश्वास को जितना किसी बेगानी जगह पर नौकरी करके रख सकती थी, उतना भाई के कारोबार में नहीं। अखबार में नौकरी की जरूरत वाला कालमा पढ़ के एकता ने कई जगह दरखास्तें दी हुई थी। यूं चाहे वीरा ने एकता को अपने कॉलेज में जगह देने के लिए खुद ही कहा था, पर एकता सोचती थी कि अगर उसे स्कूल के बाहर कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा था। दरखास्तों के जवाब में एक बहुत बड़े इंतखाब की तरह एकता को बंबई से खत आया कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को बहुत जल्दी उसकी जरूरत थी। दफ्तरी खत था, एकता की एप्लीकेशन के जवाब में, जिसमें उसे इंटरव्यू के लिए अगले हफ्ते मुंबई बुलाया था। पर खत के दस्तखत देखकर एकता को लगा जैसे पहले कहीं यह नाम सुना हुआ था, पीएल शर्मा। एकता ने याद करने की कोशिश की, पर वह याद नहीं आया। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।